दोस्तों, बांग्लादेश जिसको हमने आज़ाद करवाया था 1971 में, आज उनके भी पर निकल आए हैं। दरअसल मोहम्मद यूनिस जो कि चीफ एडवाइज़र हैं बांग्लादेश के, उनके कुछ सपोर्टर और रिटायर्ड जनरल्स का कहना है कि इंडिया अगर पाकिस्तान पर अटैक करता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया ये मौका रहेगा नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने का। तो यहाँ पर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में पहले बात करते थे, जिसको इंडिया का चिकन नेक भी बोला जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट को मेन इंडिया से कनेक्ट करता है। अब ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को कब्जाने की बात कर रहे हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान बिजी रहेंगे अपनी वॉर के अंदर, हमारे लिए मौका रहेगा नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने का। सो ये इंडिया के लिए एक सीरियस वार्निंग की तरह हम ले सकते हैं कि इंडिया को शायद 3 फ्रंट वॉर भी लड़नी पड़ सकती है, एक तरफ पाकिस्तान से, एक तरफ चाइना से और दूसरी तरफ बांग्लादेश से। फिलहाल के लिए अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो भैया वहाँ पे डरने की इतनी कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को इतनी बड़ी तोप नहीं है। वहाँ पर आसाम राइफल, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स बेस ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, क्योंकि ढोकलाम गलवान के बाद में इंडिया को पता लग गया कि नॉर्थ ईस्ट में भी और ज़्यादा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफेंस और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है पहले के मुकाबले में। और ये जो बांग्लादेश कह रहा है वो स्टेट्स ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड सेवन सिस्टर्स, दे आर लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड रीजन ऑफ इंडिया. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. और ये जो बांग्लादेश कह रहा है वो कह सकते हैं हम कि वो एक अपनी पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए या अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपनी जनता को बहलाने फुसलाने के लिए वो कह रहे हैं, ताकि भाई कुछ ना कुछ कर पाएँ। जैसे कि आपको पता होगा शेख हसीना चली गई है बांग्लादेश से, और उसके बाद में शायद जिसको भी अब लीडर बनना है उसको यही दिखाना पड़ेगा, भाई मेरे से तगड़ा कोई नहीं है इस देश में। जिस कंट्री की इकनॉमी बिल्कुल क्रैश होने की कगार पे है, डॉलर इनके पास बचे नहीं, एक्सपोर्ट ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और यूएस के साथ में ट्रेड डील कुछ हो नहीं रही है, और ऊपर से टैरिफ भी बढ़ा हुआ है। तो भैया इनकी तो वैसे ही लंका लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं। मे बी ये शायद चाइना का सपोर्ट ले रहे हों या चाइना का सपोर्ट लें उस वक्त में। तो इंडिया को 3 फ्रंट वॉर के लिए तो रेडी रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर चलो बांग्लादेश कुछ भी ना कर पाए, लेकिन फिर भी अगर चाइना का सपोर्ट इनको मिला और चाइना कहे कि भैया हम दोनों ही मिलकर इस इलाके को कब्जाने की कोशिश करते हैं, तो एक सीरियस बात हो सकती है। वैसे फ़िलहाल के लिए तो लगता नहीं है, क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा कमज़ोर कंट्री नहीं है कि बांग्लादेश के इन गीदड़ भपकियों से डर जाए। हालांकि हाँ, इलीगल इमिग्रेंट से ज़रूर डरना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं केचुए के जैसे। दोस्तों, इंडियन रेलवे की इस हालत के बारे में तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, जहाँ पर भीड़ भड़का काफ़ी ज़्यादा रहता है, और ख़ासतौर पर तब जब स्लीपर क्लास, एसी क्लासेस के अंदर भी लोग बाग घुस जाते हैं, विदाउट टिकट वाले भी। और इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वेटिंग टिकट को भी टिकट मान लेते हैं, और ये समझते हैं कि ये तो हमारा हक है, हम तो यहाँ पर बैठ सकते हैं क्योंकि हमने टिकट के पैसे दिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, अब इंडियन रेलवे ने 1 मई 2025 से एक नया रूल लागू कर दिया है कि जिसके पास में वेटिंग टिकट होगा वो ट्रेन को बोर्ड नहीं करेगा। अगर वो स्लीपर क्लास में चढ़ रहा है, एसी क्लासेस में चढ़ रहा है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी में भी चढ़ रहा है, भैया उसमें वो अलाउड नहीं है। चढ़ना है तो जर्नल डब्बे में चढ़ जाओ, क्योंकि वो एक अनरिजर्व कोच होता है, तो उसके अंदर आप जा सकते हो। लेकिन अगर इन कोचेस के अंदर गए, चाहे वो स्लीपर हो या एसी का कोई भी कोच हो, उसके अंदर आपका चालान कटेगा और तुरंत ही आपको अगले स्टेशन पे निकाल भी दिया जाएगा। तो इस तरीके का रूल अब लागू कर दिया गया, ताकि जिन्होंने ऑलरेडी टिकट बुक करवाई है उनको कंफर्ट दी जा सके और ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन को भी हैंडल किया जा सके, और इसी के साथ साथ पैसेंजर की सेफ्टी और हाइजीन को भी बरकरार रखा जा सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ होती है उतने ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है टॉयलेट वगैरह, वॉश बेसिन वगैरह सभी खराब रहते हैं। चाहे आप एसी कोच भी बुक करवा लो, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप फर्स्ट एसी का करवाते हो तो मतलब वो फ्लाइट के टिकट जितना ही महंगा रहता है। तो मतलब इस वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें की गई हैं, ताकि पैसेंजर को सेफ्टी भी मिले और जिस चीज़ के लिए उसने पैसे पे किए वो चीज़ भी मिले और भीड़ भड़का उसको ना मिले। लेकिन हाँ, जो लोग ये समझते हैं कि हमने वेटिंग टिकट के पैसे दिए, हमारे पैसे लगे, तो भैया उनके पैसे तुरंत ही रिफंड हो जाएंगे जैसे ही चार्ट प्रिपेयर होगा, और उसके अंदर अगर आपका नंबर नहीं आया तो आपका टिकट हो गया वेटिंग लिस्ट वाला, तो मतलब कि आपको रिफंड मिल जाएगा। आप अलाउड नहीं हो किसी भी कोच के अंदर जाने के लिए एक्सेप्ट जनरल कोच, वहाँ पे शायद चलान वलान करके टिकट बन जाता है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान की कोई भी शिप अब इंडियन पोर्ट पे नहीं आएगी, और इसी के साथ साथ इंडियन वाटर में भी नहीं आएगी, और यहीं पर हमारी कोई भी शिप पाकिस्तानी पोर्ट पर नहीं जाएगी। मतलब कि ये जो हम शिपमेंट वगैरह भेजते थे या कुरियर वगैरह करते थे, वो अब बिल्कुल भी नहीं होगा पाकिस्तान से। ना कोई माल इंडिया की तरफ आएगा, ना इंडियन माल पाकिस्तान की तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि पहले भी ये सारी चीज़ें हुई थी, तो लोग क्या करते थे कि यूएई माल भेज देते थे, और यूएई के थ्रू फिर वो पाकिस्तान
पाकिस्तान चला जाता था, पाकिस्तान से माल आएगा यूएई, यूएई से फिर वो इंडिया आता था। तो इस तरीके से भी काम हो रहे थे पहले और अब भी इसी तरीके से होंगे। तो आई थिंक ये चीज़ की तो गई है बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी इस तरीके को भी रोकना पड़ेगा। जो भी पाकिस्तान से शिपमेंट आ रही है, चाहे वो वाया यूएई आए, उसको भी रोकना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी हम इस तरीके के बैन का सुनते हैं तो हमें बैन का पता लग जाता है, लेकिन जब ये ओपन कर देते हैं ना दोबारा से ट्रेड शिपिंग वगैरह, तो हमें मालूम नहीं चलता। वरना उस टाइम जब कोविड का टाइम चल रहा था तब हमने पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी दवाइयाँ भेज भेज के, लेकिन अब भी देख लो वो सुधरा तो है नहीं। तो तब क्यों ओपन किया था और अब वापस क्यों बैन कर रहे हो? क्योंकि आगे चल के भी कुछ ऐसा होगा, फिर कुछ दिनों बाद हम ओपन कर देंगे कि चलो दोबारा से कर लेते हैं ट्रेड वगैरह फिर से, और उसके बाद में फिर से वही हरकत करेंगे, फिर से बैन लगाओगे। दोस्तों, गूगल ने अब जेमिनी एआई को भी ले आया है अपनी गूगल सर्च के अंदर, क्योंकि भैया चैट जीपीटी, ग्रोक और इस तरीके के कई सारे एआई है जो कि हम यूज़ करते हैं और उन्हीं से बातचीत करने लग गए हैं। अब गूगल से उतना कुछ पूछते नहीं है, सीधा ही उस पर डाल देते हैं कि भैया ये बता, ये बात हो गई तो इसका क्या है, सच है, फलाना ढिमकाना, और जो भी है निकाल देते हैं बाल की खाल। अब वही सेम चीज़ गूगल ने अपनी सर्चिस के अंदर भी ले आई है। फिलहाल के लिए अमेरिकन यूजर्स इसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, हमको बाद में मिलेगी अगर अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है तो। दोस्तों, विकिपीडिया हमने सालों से यूज़ किया है, जिस टाइम पर मतलब कुछ भी नहीं होता था, ये चैट जीपीटी वगैरह एआई वगैरह कुछ नहीं होता था, तो यहाँ पर ह्यूमनली लिखे जाते थे ये सारी चीज़ें जो भी आप विकिपीडिया के ऊपर देखते थे, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते थे उनसे। लेकिन अब विकिपीडिया खुद एआई की तरफ जा चुका है, जिससे कि इनके जो ह्यूमन एडिटर हैं उनकी इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब एआई अब इनके लिए आर्टिकल वगैरह लिखा करेगा, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी हिस्ट्री की, पास्ट की, या जैसी भी होगी, वो सारी की सारी एआई से ही लिखी जा सकेंगी, जिसमें कि फिर इतना ज़्यादा मतलब इनको वर्कफोर्स नहीं चाहिए होगी। तो ये एक और चीज़ है जिससे कि पता लगता है कि भैया विकिपीडिया के भी जो ह्यूमन एडिटर हैं वो भी जाने वाले हैं। दोस्तों, रेसलमेनिया 41 को देखे हुए हमें ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंटरव्यू के अंदर लोगन पॉल बताते हैं कि उनकी ब्रांड प्राइम के लिए उन्होंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन को भी लेने की कोशिश करी थी, उनको $1 मिलियन का ऑफर दिया था। इसकी थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर देना रेसलमेनिया के अंदर आते हुए। ये एक ऐसी बात है जो कि स्टोन कोल्ड मानेगा। Prime bottle and you turn it down. Is that true? Man, if he said that, I'm not going to call him a liar. And I just thought that was kind of personal business, but I don't know anything about his product. I don't know about the ingredients in it, if it's good, if it's bad, or whatever. So, it wasn't my thing. So, I turned. यहाँ पर लोगन पॉल कह रहे थे कि भाई मैंने कहा था उसको कि प्राइम मैस्कट पहन के आना है तुमको, तो भाई ये ऑफर ऐसा है कि भाई बस मैं बोलने के लिए बोल दिया कि $1 मिलियन दूंगा अगर तुम उस ड्रेस में आ गए। तो भैया उसके अंदर KSI आ सकता है, उसके अंदर आई शो स्पीड आ सकता है, उसके अंदर स्टोन कोल्ड नहीं आ सकता। भाई उसकी खुद की बियर की ब्रांड है, और ऊपर से वो बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो इतनी छुछुंदरों वाली हरकत नहीं करेगा $1 मिलियन के लिए भी।